नमस्कार स्टूडेंट्स, मैंने अग्निहोत्री एक बार फिर लेकर आया हूँ केमिस्ट्री की एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हमारा जो चैप्टर चल रहा था विद्युत रसायन, उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट क्लासेस में हमने जो क्रियाएं देखी थी, अपचयन, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अंक और भी बहुत सारी चीज़ें, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग के टॉपिक था हमारे इस चैप्टर का। अब उसके आगे के कुछ टॉपिक्स को हम फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला टॉपिक आज का है धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्य। चालकता के बारे में हमें बहुत अच्छे से मालूम है कि चालकता क्या होती है। विद्युत अपघट्य भी हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं पढ़ा है हमने, तो उसी के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम धात्विक चालकता और विद्युत अपघट्य की जो चालकता होती है उसमें क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, पहला जो मैंने लिखा हुआ है वर्ड धात्विक चालकता, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस बस करेंगे, लिखना नहीं है हमें। एक बेसिक हम जान लेते हैं कि धात्विक चालकता होती क्या है। देखिए, हम लोगों ने धातु पढ़े हुए हैं कि धातु अधातु क्या होते हैं। हमें ये भी मालूम है कि जो धातुएं हैं वो विद्युत का चालन करती हैं, ठीक है। तो ये धातुओं का यही जो गुण है कि वो विद्युत का चालन करती हैं, इसे ही हम एक धातु की, एक पर्टिकुलर मेटल की, है ना, धात्विक चालकता कहती है। मतलब धातुओं में विद्युत का चालन होना ही धात्विक चालकता है। अब धातुएं होती कैसी हैं? सॉलिड फॉर्म में होती हैं, ठोस रूप में होती हैं। कुछ धातुएं होती हैं जो ठोस रूप में नहीं होती हैं, लेकिन यदि मोस्टली हम धातुओं की बात करते हैं, यदि अधिकतम धातुओं को हम देखें तो वो ठोस रूप में होती हैं। तो ये हुई धात्विक चालकता। दूसरा विद्युत अपघट्य। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं हम। अब आप लोगों ने अम्ल, क्षार, ये सारी चीज़ें सुनी हुई हैं, है ना। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में 11th की बात करें या 10th की बात करें, जब सेल वगैरह आप लोगों ने पढ़े होंगे तो उसमें आपने देखा होगा कि एक विद्युत अपघट्य का उपयोग किया जाता है। अब ये विद्युत अपघट्य क्या होता है और इसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये जो विद्युत अपघट्य होता है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, ये तरल रूप में होता है, और इसमें जो है आयन ट्रेवल करते हैं, ये कहना चाहिए आयन जो है वो विद्युत के चालन में मदद करते हैं, है ना। तो विद्युत अपघट्य जो है तरल रूप में होता है और इसमें एक यौगिक का मिश्रण होता है, एक यौगिक होता है। अब वो जो यौगिक है वो क्या हो सकता है? एक क्षार भी हो सकता है और एक अम्ल भी हो सकता है। तो उसके थ्रू जो है उसमें जो आयन है, धनात्मक और ऋणात्मक आयन जो हैं, वो धातुओं के जैसे ही विद्युत का चालन करते हैं, ठीक है। तो ये विद्युत अपघट्य है। अब विद्युत अपघट्य और धात्विक चालक या विद्युत अपघट्य की चालकता और धात्विक चालकता में क्या अंतर होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं डिफरेंसेस लिख देता हूँ दोनों के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो भाई ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये लिखने वाला टॉपिक है आपका धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता, ठीक है। इसमें फर्स्ट डिफरेंस, मैं पहले डिफरेंसेस लिख दूं फिर उसके बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देख रहे हैं आप, मैंने धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में जो मेन डिफरेंसेस होते हैं उन्हें यहाँ पर लिख दिया है। तो देखिएगा, ये धात्विक चालकता और विद्युत अपघटनी चालकता में ये हम मेन डिफरेंसेस देख लेते हैं। तो विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के जो धात्विक चालक हैं, यानी कि जो धातुएं हैं उनमें जो चालन होता है वो इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण भी होता है। ये हम देख चुके हैं कि जो धारा का बहाव है वो इलेक्ट्रॉनों के बहने की विपरीत दिशा में होता है, तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो देखिए, विद्युत धारा का चालन इलेक्ट्रॉन के उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाह के कारण होता है। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स जो है धातुओं में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर अनुगमन वेग से गति करता है, तब एक धातु में विद्युत का चालन होता है। जबकि जो विद्युत अपघटनी चालक हैं
उनमें जो विद्युत धारा का चालन है वो आयनों की गति के कारण होता है। मैंने पहले ही आपको बताया कि जो अपघट्य होते हैं उनमें ऋणात्मक और धनात्मक आयन मौजूद होते हैं जो कि धारा के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। एनोड कैथोड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। एनोड जो है वो धनायन की रॉड होती है और जो कैथोड है वो ऋणायन की रॉड होती है, और इनमें जो है विपरीत आवेश के जो आयन हैं वो जाकर चिपक जाते हैं और यही जो है विद्युत धारा के चालन में सहायक होते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। फिर देखिए सेकेंड, चालक धातु के रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। चालक धातु, जैसे कि हम कॉपर वायर देखते हैं, कॉपर वायर से जब जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो क्या आपको कोई परिवर्तन देखने को मिलता है क्या उसके रासायनिक गुणों में? बिल्कुल देखने को नहीं मिलता। वो जैसी है वैसे ही हमें जो है वो दिखती है, उसके भौतिक या रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि जो विद्युत अपघट्य होता है ना, इसका अपघटन होने के कारण रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है। अब देखिए क्या है कि यदि हम एक अपघट्य की बात करते हैं, मैं एक अपघट्य ले लेता हूँ। यदि मैं H2SO4 की बात करता हूँ, तो अगर ये अपघटित होता है ना, तो ये अपघटित होने के बाद H2 प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस में टूट जाता है। अब क्योंकि ये धनात्मक और ऋणात्मक आयन जो है ये टूट गए हैं, इसलिए निश्चित है कि जो इसका रासायनिक गुण होगा विद्युत अपघट्य का, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बदल जाएगा। ठीक है, फिर थर्ड देखें, पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता है ना। पदार्थ जिसमें से धारा प्रवाहित हो रही है, धात्विक चालकता में उस पर्टिकुलर पदार्थ का स्थानांतरण नहीं होता। जैसे कि भाई फिर से हम तार का एग्जांपल लेंगे। तार जिससे धारा प्रवाहित हो रही है, तार अपनी जगह है, केवल वो जो करंट जो उसमें पास हो रहा है वो आगे बढ़ रहा है, तार नहीं आगे बढ़ती है, वायर आगे नहीं बढ़ती है। जबकि जो विद्युत अपघट्य है उनमें धनायन और ऋणायन के रूप में पदार्थ का स्थानांतरण। तो मैंने अभी आपको बताया H2SO4 का एग्जाम्पल, H2 अलग है, SO4 अलग हो जाता है, अपघटित हो जाता है ये। ठीक है, तो जो SO4 माइनस वाला आयन है वो धनात्मक सिरे की ओर जाएगा, मतलब एनोड की ओर जाएगा, और जो ऋण SO4 जो ऋण वाला है वो धनात्मक सिरों की ओर जाएगा। जबकि जो H2 जो है वो धनात्मक है तो वो ऋणात्मक सिरे की ओर जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये जो धनायन और ऋणायन है इनका ही जो है पदार्थ के रूप में स्थानांतरण होता है, जबकि धात्विक चालकों में ऐसा कुछ नहीं होता। अब देखिए हमने पहले पढ़ चुके हैं ये चीज़, फिजिक्स में है शायद, ताप वृद्धि पर जो धातुओं की चालकता है वो घट जाती है। जो हमने विशिष्ट चालकता और विशिष्ट प्रतिरोध वगैरह पढ़ा है फिजिक्स में, आप देख सकते हैं पिछले वीडियोस को। तो ताप वृद्धि पर जो धातुओं की चालकता है वो घट जाती है। फिर यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालकता के बारे में हम देख लेते हैं कि भाई विद्युत अपघट्यों में जो इनकी चालकता है ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है, बिल्कुल ऑपोजिट है ये। फिर धातुओं की चालकता अधिक होती है, धातु जो हैं उनकी जो धारा वहन करने की क्षमता है वो अधिक होती है, जबकि जो विद्युत अपघट्य हैं उनकी जो धारा के चालन की जो वहन क्षमता है वो अपेक्षाकृत यदि हम धात्विक चालकों से कंपेयर करते हैं तो कम होती है। तो ये मेन डिफरेंसेस हैं जो कि हमें यहाँ पर देखने थे। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की ओर, जो कि है विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण। मतलब विद्युत अपघट्य कितने प्रकार के होते हैं। बहुत ही ईजी सा टॉपिक है ये, और आप लोगों ने पढ़ा भी हो शायद, फिर भी हम एक बार देख लेते हैं। तो विद्युत अपघट्यों का वर्गीकरण विद्युत अपघट्य जो मुख्यतः हम देखते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य और एक होते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्य। ठीक है,
देखिए प्रबल विद्युत अपघट्य वे हैं जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। ठीक है ना, एक जलीय विलयन हमने बनाया विद्युत अपघट्य का, जिसमें से हमें जो है धारा प्रवाहित करनी है, आयनों का चालन करना है। तो यदि ये आयन उस पर्टिकुलर विद्युत अपघट्य जो हम मिला रहे हैं, है ना, उसके पूरे आयन जो हैं वो अपघटित हो जाते हैं, तो यहाँ पर जो विद्युत अपघट्य होगा वो प्रबल विद्युत अपघट्य होगा। अब प्रबल विद्युत अपघट्य का एग्जाम्पल हम देखें तो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, ये कुछ हैं जो कि प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। और यहाँ पर और भी हम देख सकते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब प्रबल विद्युत अपघट्य के उदाहरण हैं। तो क्या हुए डेफिनेशन, वे विद्युत अपघट्य जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, कोई खास इसमें टफ वर्ड्स का यूज़ हुआ ही नहीं है। फिर उसके बाद हम दुर्बल विद्युत अपघट्य देख लेते हैं। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य सीधी सी बात है, अगर ये पूरे अपघटित हो रहे हैं जलीय विलयन में, तो दुर्बल विद्युत अपघट्य जो है वो पूर्णतः अपघटित नहीं होंगे, यानी कि बहुत कम आयन जो है उसके एक जलीय विलयन में कहना चाहिए कि भाई अपघटित होंगे, आयनित होंगे, मिक्स होंगे, जिसको अपन बोल सकते हैं। तो इनके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। आप लोगों ने एसिटिक एसिड पढ़ा हुआ हो, CH3 COOH। एसिटिक एसिड जो है वो दुर्बल विद्युत अपघट्य का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट H2CO3, फिर H3BO3, ये जो है ये दुर्बल विद्युत अपघट्य के बहुत ही अच्छे उदाहरण हैं। तो हमने यहाँ पर डेफिनेशन देखी कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्य क्या है, जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, पूर्णतः अपघटित हो जाते हैं। और दुर्बल विद्युत अपघट्य जो कि जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, चाहे उनको आप कितना भी तनु विलयन उनका तैयार ना कर लो, ये जो है ये जलीय विलयन में अपघटित पूर्णतः नहीं होते, आयनित पूर्णतः नहीं होते, और इनकी एग्जाम्पल है। और यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट्य के एग्जाम्पल है। अब ये इतना ही था। अब अगला जो है विद्युत चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। भाई विद्युत चालकता को ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो कि प्रभावित कर सकते हैं, ये देख लेते हैं हम। एक बहुत अच्छा टॉपिक है ये, इसको डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, 9 कारण हैं, और पूरे के पूरे हम पढ़ेंगे। ये अभी 8 ही हैं, एक और मैं नीचे ड्रॉ कर लूँगा। लीजिए, तो बात कर लेते हैं हम आयनन की मात्रा, पहला कारक। ठीक है, फिर दूसरा कारक, पहले हम कारक लिख लेते हैं, आयनों की गतिशीलता। तीसरा है अंतर आयनिक आकर्षण। चौथा है आयनों का विलायकन।
पांचवा है विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। छठवां है विलायक की प्रकृति। फिर है विलयन की तनुता। सेकेंड लास्ट है विलायक की श्यानता। और लास्ट है तापमान। तो ये 9 मुख्य कारण हैं जो कि किसी भी धातु या विद्युत अपघट्ट की चालकता को प्रभावित करते हैं। अब किस तरीके से प्रभावित करते हैं तो ये हम देख लेते हैं। तो मैं पहले इन्हें अच्छे से जो है कंपाइल तरीके से लिख लूँ, उसके बाद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने सबको डिटेल में लिख लिया है। पहले देख लेते हैं हम आयनन की मात्रा। देखिए आयनन आप लोगों को पता है, मैंने बताया था कि आयनन क्या होता है। विद्युत अपघट्ट जो है उसमें जो धनात्मक और ऋणात्मक आयन है वो जितना अधिक आयनित होंगे या जितना अधिक जो है घुलेंगे जलीय विलयन में, उतना ही अधिक जो है वो विद्युत अपघट्ट प्रबल होगा। ठीक है, तो जितना अधिक विद्युत अपघट्ट जितना अधिक आयनित होगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। सिंपल सी बात है कि ऐसा विद्युत अपघट्ट जिसके आयन पूरी तरह से एक जलीय विलयन में आयनित हो जाएंगे, उसकी जो प्रबलता होगी वो उतनी अधिक होगी, उसमें जो विद्युत का अपघटन होगा वो उतना अधिक होगा। ठीक है, यानी कि विद्युत चालकता भी उतनी ही अधिक होगी। कहने का मतलब देखिए फिर आयनों की गतिशीलता। अब आयनों की गतिशीलता से क्या मतलब है भाई? तो आयन क्या है? धनात्मक और ऋणात्मक आयन। ये दोनों ही आयन जितनी सुगमता से एक विद्युत अपघट्ट के अंदर गति करेंगे, है ना, जो धनात्मक आयन है वो कैथोड की ओर और ऋणात्मक आयन एनोड की ओर जितनी सुगमता से गति करेंगे, उस विद्युत अपघट्ट की जो चालकता है वो उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, फिर अगला देखिए अंतर आयनिक आकर्षण। अंतर आयनिक आकर्षण क्या होता है? तो देखिए एक विद्युत अपघट्ट है, उसमें हमने विलायक में विलेय को मिक्स किया है। अब विलेय यदि एक से ज़्यादा है तो विलेय, पहला विलेय और दूसरे विलेय के अणुओं के बीच एक अंतर अणुक जो है आकर्षण बल वो लगेगा। अब यदि ये जो आकर्षण बल है वो अधिक होगा तो चालकता का मान कम हो जाएगा। अब ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखिए जब अणु आपस में जुड़े हुए हैं, विलेय दो विलेय हैं और उनके अणु जब आपस में आकर्षण के कारण जुड़े हुए हैं, तो उनके जुड़े होने के कारण उनका जो गति करना है वो पॉसिबल नहीं होगा, है ना। क्यों? क्योंकि वो एक धनात्मक और ऋणात्मक आयन ही जुड़ेगा। तो अब ये अगर ये जुड़ जाते हैं तो ये गति नहीं करेंगे, इनका अलग अलग होना जरूरी है। ऋणात्मक आयन एनोड की ओर जाए, धनात्मक आयन कैथोड की ओर जाए। अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि दोनों जुड़े हुए हैं तो जो चालकता है वो भी घट जाएगी। तो देखिएगा आयनों का विलायकन। अब पहले तो ये हम देख लें कि भाई विलायकन क्या होता है। तो विलेय के अणुओं का विलायक अणुओं से जुड़ना। जब हम एक विलयन बनाते हैं तो विलेय के अणु जब तक विलायक के अणुओं से जाकर मिलेंगे नहीं, जुड़ेंगे नहीं, तब तक विलयन कैसे बनेगा? तो भाई विलेय के अणुओं का विलायक के अणुओं से जुड़ना ही विलायकन कहलाता है। अब विलायकन जितना अधिक होगा चालकता उतनी कम होगी। मतलब विलेय के अणु विलयन में जितना ज़्यादा मिक्स होंगे, है ना, चालकता जो है वो उतनी ही कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि विलेय के वो अणु जिन्हें
आयनों को प्रवाहित करने का जिन पर कहना चाहिए डिपेंड है, जिनसे आयन प्रवाहित हो रहे हैं, यदि वो सीधे जाकर विलयन में घुल जाते हैं, विलायक में घुल जाते हैं, तो जो आयनों का आदान प्रदान होना है वो रुक जाएगा। और जैसे ही आयनों का आदान प्रदान होना एक विद्युत अपघट्ट में रुकेगा, वैसे ही उसमें जो चालकता है वो धीरे 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 घटने लगेगी। अगला देखिएगा, विद्युत अपघट्ट की प्रकृति। ये हमें मालूम है कि भाई प्रबल विद्युत अपघट्टों की चालकता अधिक होती है। और क्यों अधिक होती है? क्योंकि उनमें आयनन की मात्रा अधिक होती है। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हम समझ सकते हैं कि भाई जो प्रबल विद्युत अपघट्ट हैं उनकी चालकता अधिक होती है। अब क्यों अधिक होती है? क्योंकि उनमें जो आयनन की मात्रा है वो भी बहुत अधिक होती है। ठीक, फिर अगला देखिएगा, विलायक की प्रकृति। अब विलायक की प्रकृति पर क्या है भाई? तो विद्युत अपघट्ट विलयनों की चालकता विलायक पर भी निर्भर करती है। मतलब कि विद्युत अपघट्ट में जो एक विलायक का यूज़ किया जा रहा है, चाहे वो कोई भी विलायक हो, उसकी प्रकृति पर भी जो है कहना चाहिए चालकता जो है निर्भर करती है। और वो जो विलायक है वो परावैद्युतांक पर निर्भर करता है कि परावैद्युतांक क्या वहाँ पर उपयोग में लाया जा रहा है। ठीक, फिर अगला देखिएगा, विलयन की तनुता। तनुता बढ़ने पर चूंकि आयनन की मात्रा बढ़ती है, अतः चालकता भी बढ़ती है। मान लीजिए हमने कोई विलयन लिया, उस विलयन में हम उसको तनु कर रहे हैं। तनु से मतलब है कि उसमें जो जल की मात्रा है उसको बढ़ा रहे हैं। तो हमें ये पता है कि यदि हम तनुता को बढ़ाते हैं तो जो आयनन है, जो आयन है, उनका प्रवाह जो है वो भी बढ़ता है, यानी कि उनकी गति भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो यदि ऐसा होता है तो भाई आयनन की मात्रा बढ़ेगी तो निश्चित सी बात है चालकता भी बढ़ेगी। ये भी हम ऊपर देख चुके हैं। फिर विलायक की श्यानता। अब श्यानता क्या होती है? ये हमने 11th फिजिक्स में पढ़ा है कि श्यानता जो है ये हमने जल के लिए पढ़ी थी। ये अणु की जो एक सतह होती है वो एक दूसरे के ऊपर से निकलती है और एक दूसरे को घर्षित करते हुए निकलती है। यही गुण जो है श्यानता कहलाता है। तो यहाँ पर जो विलायक की श्यानता है यदि अधिक है तो चालकता का मान कम हो जाएगा। भाई देखिए, विलायक की श्यानता अधिक है मतलब विलायक जो है वो जो अन्य अणु उस विद्युत अपघट्ट में मौजूद हैं उनके साथ उसके अणुओं का जो आकर्षण है वो अधिक है, यानी कि टकरा रहे हैं वो एक दूसरे से। तो उस स्थिति में निश्चित सी बात है कि जो चालकता होगी वो कम होगी, क्योंकि चालकता जो है वो इन आयनों की गति पर और इन आयनों के स्थानांतरण पर निर्भर करती है। जितनी जल्दी ये आयन एनोड कैथोड की ओर स्थानांतरित होंगे, जितनी अधिक गति से स्थानांतरित होंगे, उतनी अधिक जो है चालकता होगी एक विद्युत अपघट्ट की। फिर उसके बाद हम तापमान की बात कर लेते हैं। तो विलयन की चालकता बढ़ती है, ये लिखा हुआ है, लिखा तो बहुत छोटा है बट इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए भाई, तापमान बढ़ने पर विलयन की चालकता बढ़ती है, ये तो हमने पढ़ा है। विद्युत अपघट्ट में जो है विद्युत अपघट्ट जो है उसकी चालकता बढ़ती है। अब क्यों बढ़ती है? तो देखिए होगा क्या, ये वाला स्टेप हम समझ लें कि विलायक जब श्यान होता है मतलब उनके अणुओं के मध्य जो है एक आकर्षण होता है, घर्षित करते हैं एक दूसरे को या गति नहीं करने देते हैं, है ना। ये नॉर्मल टेम्परेचर की बात हम कर रहे हैं। लेकिन जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो ये जो अणु हैं ये कहना चाहिए इनमें ऊर्जा का संचार होने लगता है। ताप वृद्धि के साथ साथ इनकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो बढ़ जाती है, और जैसे ही ऊर्जा बढ़ती है इनकी जो गति है वो भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और जब इनकी गति बढ़ेगी तो निश्चित रूप से ये जो आयन हैं ये स्थानांतरित होना या गतिशील होना जो है वो तेज़ी से स्टार्ट करेंगे। गति करना बहुत ही आसानी से इनका जो है वो प्रारंभ हो जाएगा, और क्योंकि इनकी गति बढ़ जाएगी, आसानी से गति कर पाएंगे, तो निश्चित रूप से जो विद्युत अपघट्ट हम उपयोग कर रहे हैं उसकी चालकता भी बढ़ जाएगी। तो ये कुछ 9 कारण थे जो विद्युत चालकता को प्रभावित करते हैं, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी हैं, तो इन्हें आपको समझना भी है और लिखना भी है। अब नेक्स्ट ये, क्योंकि अभी जो ये चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और इम्पोर्टेंट भी है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता क्या होती है, मोलर चालकता क्या होती है और इनके आपस में संबंध क्या होते हैं, वो भी हम देखेंगे।
मैं विशिष्ट चालकता के बारे में अभी डिस्कस कर लेता हूँ आपसे। हमने चालकता, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ा हुआ था, है ना। ये फिजिक्स के टॉपिक्स हैं बट हमने पढ़े हुए हैं, तो थोड़ा सा आप वहाँ से इनको जो है समझ सकते हैं। देखिए, प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता, बिल्कुल सिंपल सी बात है ना। प्रतिरोध का उल्टा होता है चालकता। ऐसे ही विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा होता है विशिष्ट चालकता, ये पढ़ा हुआ है हमने, ठीक। तो ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की हुई हैं इनके बारे में हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपसे कि जो विशिष्ट चालकता है उसका सीमेंस से एक मात्रक जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसका साइन कैपिटल एस है। और इसे हम पहले जो है महो के नाम से पढ़ा करते थे, तो अभी इसको सीमेंस भी पढ़ा जाता है इसकी मात्रक को। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखना है आपको कि विशिष्ट चालकता जो है वो विशिष्ट प्रतिरोध का ऑपोजिट है, विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम अन्य विषयों के बारे में बात करेंगे, अन्य टॉपिक्स को लेकर मैं फिर से आऊँगा आपके सामने। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।